तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन का नेक्स्ट लेक्चर, मेरा 5th लेक्चर। लगभग आप लोगों को 4th लेक्चर तक पसंद आया है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, उसी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। दैट इज़ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हम लोग डाइजेशन कर रहे थे। और वो डाइजेशन हम लोग डाइजेशन का स्टार्टिंग टर्म कर चुके थे कि डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स लगते हैं, दैट आर एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसमें से जो एलिमेंट्री कैनल था वो एलिमेंट्री कैनल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसका हम लोगों ने माउथ तक पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि माउथ में पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है, पार्शियल भी कहते हैं हम लोग, फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड भी कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे स्लाइटली वो फूड आगे की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब वो फूड जब हमारे आगे के पार्ट में जाता है, माउथ के बाद जब वो आगे के पार्ट में जाता है, तब आगे चल के उसे दो पाइप्स का मतलब दो तरह के पाइप्स को झेलना पड़ता है। अब वो कौन से पाइप में जाएगा उसके लिए उसे तय करना पड़ता है कि वो फूड कौन से पाइप में जाए। तो उसके लिए हम लोग पहले वो दोनों पाइप्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा पाइप्स वो है। वो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें से एक होता है जो कि एलिमेंट्री कैनल का पार्ट होता है और दूसरा होता है जो कि हमारे ब्रीदिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो एक जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का पार्ट होता है, अगर हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर अपना बनाएं, इस तरह से, ये गया हमारा फूड पाइप और ये यहीं से हमारा एक विंड पाइप आता है, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा फूड पाइप, ठीक है, और दिस इज द आवर विंड पाइप, ठीक है। तो होता क्या है कि जो फूड पाइप होता है, खाना जो हमारा आगे बढ़ता है वो विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में ही जाता है, बिकॉज ऑफ विंड पाइप के ऊपर एक उसको ढकने का एक अलग से पार्ट हो जाता है, बन जाता है, जिसका क्या नाम है, दैट इज नोन एज, एक मस्कुलर पार्ट होता है, एपीग्लॉटिस, ठीक है। इसको इस तरह से वो पार्ट ढक देता है, जिसे हम लोग एपीग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। एपीग्लॉटिस उस विंड पाइप को कवर कर देता है, जिसके कारण फूड हमारा फूड पाइप में ही जाता है, ठीक है। अब फूड पाइप में आ गया फूड, हमारा माउथ में पार्शियल डाइजेशन हो गया, फूड पाइप में आ गया फूड। अब क्या होगा, अब फूड पाइप का एक ओपनिंग वहाँ पे है, जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज फेरिंग्स नाम से वो जाना जाता है। यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। कई बार क्वेश्चंस आता है व्हाट इज फेरिंग्स एंड व्हाट इज लैरिंग्स, ठीक है। दोनों एक ही तरह का प्रोनाउंसिएशन है, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। फेरिंग्स है ओपनिंग ऑफ फूड पाइप और लैरिंग्स है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ठीक है। तो विंड पाइप एक्चुअली नोन एज ट्रैकिया एंड फूड पाइप इज एक्चुअली नोन एज ईसोफेगस, ठीक है। ये जो फूड पाइप है इसको हम लोग ईसोफेगस के नाम से जानते हैं और इस विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया है कि विंड पाइप इज हेल्पफुल इन ब्रीदिंग सिस्टम, ठीक है। वो ब्रीदिंग सिस्टम का एक पार्ट है विंड पाइप, जिसे हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं। इसका ओपनिंग लैरिंग्स होता है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और यही अगर हम लोग फूड पाइप में आए तो फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस के नाम से जानते हैं और उसका ओपनिंग है दैट इज फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स के थ्रू खाना चला आया अंदर, किसमें, विंड पाइप में, फूड पाइप में आ गया खाना। अब आगे बढ़ेगा वो खाना एक मूवमेंट के थ्रू ऊपर से नीचे की ओर आते रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एक्चुअली में ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट है क्या, वो आप लोगों को बता दूं। पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप, ठीक है। मतलब कि हमारा जो फूड पाइप है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहता है। दिस इज आवर फूड पाइप। इस फूड पाइप में एक जगह ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरा जगह ऐसे रिलैक्सेशन होगा, फिर एक जगह कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर दूसरी जगह ऐसे रिलैक्सेशन होगा। तो इस मूवमेंट के कारण क्या होगा, जो खाना है वो बार बार आगे की ओर पुशअप किया जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। हम लोग जैसे कभी कभार गुब्बारे से खेलते हैं, गुब्बारे में पानी भरकर उसे ऊपर नीचे करते हैं। एक बार जब हम लोग पानी को
पुश करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गुब्बारे का एक पार्ट, तो वो दूसरे पार्ट में पानी को भेज देता है। ठीक है, ऐसा हम लोग बचपन में खेले हैं, आप लोग भी खेले होंगे, तो इसलिए उसी हिसाब से आपको बता देती हूँ पेरिस्टालसिस है क्या। बस एक पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, दूसरे पार्ट का रिलैक्सेशन, तो जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो फूड पाइप का खाना है वो आगे की ओर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट का एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोग समझ ही गए होंगे, 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप। ठीक है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है। दूसरी बात, यही मूवमेंट आगे भी काम आती है, जरूरी नहीं है कि इसे फूड पाइप में ही होती है, पूरे एलिमेंट्री कैनल में खाना को आगे भेजने के लिए, मतलब हमारे फूड मटेरियल को आगे भेजने के लिए इसी मूवमेंट का सहारा लिया जाता है। ठीक है, कौन सा मूवमेंट है ये, पेरिस्टालसिस मूवमेंट या पेरिस्टालसिस, ये सब हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, खाना तो अब हमारा आगे बढ़ रहा है। अब ये जो खाना आगे की ओर बढ़ता है, ये खाना कुछ एक स्फिंक्चर मसल्स के कारण, मतलब एक मसल है जिसको हम लोग नामकरण करते हैं स्फिंक्चर मसल्स, उन मसल्स के कारण एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर मतलब छोटी क्लासेस में वाल्व वगैरह पढ़े होंगे, एक होता है दरवाज़ा, ठीक है, जिसे हम लोग वाल्व कहते हैं, और एक होता है स्फिंक्चर मसल। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक होता है वाल्व और एक होता है स्फिंक्चर मसल। ठीक है, ये वाल्व जो है, वाल्व का फंक्शन है कि अगर एक मटेरियल को वो एक जगह से दूसरे जगह भेजा तो वो फिर से वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल वो मूवमेंट कराता है, वाल्व का मतलब ये है। वाल्व आप लोग आगे चल के आगे की चैप्टर्स में भी पढ़िएगा, जो कि हम लोग हार्ट वगैरह में पढ़ते हैं, हार्ट में वाल्व होते हैं तरह तरह के जो ब्लड को आगे भेजने में मदद करते हैं। लेकिन वाल्व का फंक्शन क्या है, वाल्व इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, हमेशा वो यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन यही अगर हम लोग स्फिंक्चर मसल की बात करें तो स्फिंक्चर मसल भी एक तरह से दरवाजा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस क्या है कि स्फिंक्चर मसल इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, जब उसको जरूरत पड़ता है तब वो कभी कभार बाई डायरेक्शनल भी हो जाता है। अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, इसका भी कारण है। स्फिंक्चर मसल आर प्रेजेंट इन बिटवीन डाइजेस्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो सारे हैं ह्यूमन बींग्स के, जैसे कि हमारा फूड पाइप स्टार्ट हो चुका है, फूड पाइप के बाद अब हमारा खाना कहाँ जाएगा, जे शेप्ड ऑर्गन में जाएगा, जिसे हम लोग स्टमक कहते हैं। ठीक है, अब ये खाना जब हमारा आगे बढ़ेगा तो वो कुछ इस तरह के ऑर्गन में जाएगा, दिस इज जे शेप्ड व्हाट, जे शेप्ड स्टोमक। ठीक है, जब ये स्टोमक में जाएगा तो यहाँ पे एक मसल काम करेगा, कौन सा मसल, वो है द स्फिंक्चर मसल। वो क्या करेगा, खाना को आगे दूसरे वाले पार्ट में भेजने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे वाल्व ना हो के स्फिंक्चर मसल ही क्यों है, ये भी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ऐसे जगह पर, मतलब जहाँ पे स्फिंक्चर मसल मौजूद है वहाँ पे जरूर, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि बाई डायरेक्शनल भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। जो मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कई केसेस में एंटी पेरिस्टालसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एंटी पेरिस्टालसिस में कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए आप लोग वॉमिटिंग का नाम सुने होंगे, कईयों को आया होगा वॉमिटिंग, बीमारियों में, तकलीफ, प्रॉब्लम्स में वॉमिटिंग हो जाता है कितनों को। ठीक है, हम लोग जनरली जब खाना खाते हैं तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू आगे की ओर फ्लो करता है। लेकिन कभी कभार जब हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है बॉडी में, तब हमारा वही फूड वापस उल्टी दिशा में भी आ जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एंटी पेरिस्टालसिस। एंटी मतलब पेरिस्टालसिस का उल्टा हो गया ये। ठीक है, एंटी पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये एंटी पेरिस्टालसिस क्यों हुआ, एंटी पेरिस्टालसिस इज द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस। ठीक है, अब ये मूवमेंट तो होता ही है ना, बहुतों के अंदर होता है, बॉडी में होता है ये मूवमेंट। कईयों को वॉमिटिंग फील होती है, वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब फूड जो हमारा वो आगे ना बढ़ के वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में चला आता है। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फूड के आने का जो मूवमेंट है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, वो एंटी पेरिस्टालसिस के थ्रू होता है। और वहाँ
वहाँ पे क्या मौजूद होता है उस जगह पर, वहाँ पे अगर वाल्व मौजूद होता तब ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वाल्व तो यूनिडायरेक्शनल है, एक बार जाने देगा, इसलिए वहाँ पे क्या मौजूद है, स्फिंक्टर मसल मौजूद है। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर मसल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आगे के पार्ट्स में भी हम लोग देखेंगे कि ये स्फिंक्टर मसल बार बार मदद करता है फूड को आगे की ओर भेजने में, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही काम करता है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसका काम बोथ द डायरेक्शन में है, मतलब बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फूड हमारा कहाँ जाएगा, अब फूड हमारा जाएगा इन जे शेप्ड ऑर्गन में, इसको हम लोग कहते हैं स्टमक। स्टमक में यहाँ पे आप लोग को जैसा कि मैं बता चुकी हूँ स्फिंक्टर मसल है, स्फिंक्टर मसल है, देन स्टमक का 3 पार्ट्स है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल ही आप लोगों को बता रही हूँ कि आगे की क्लासेस में भी आप लोगों को काम आएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ। देख लीजिए, ये जो स्टमक है, स्टमक का 3 पार्ट्स है, दैट इज सबसे फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फंडस, नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड कार्डियक एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड पाइलोरस। ठीक है, पाइलोरस। 3 पार्ट्स आर देयर इन आवर स्टमक। स्टमक में 3 पार्ट्स है, जिसमें से जो कहा जाता है कि फूड को रिसीव करने का काम कौन सा पार्ट करता है, आप लोग आंसर करेंगे द फंडस, लेकिन ऐसा आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फंडस फूड को रिसीव करने का काम नहीं करता है, फूड को रिसीव करने का काम द कार्डियक पार्ट करता है। ठीक है, ये जो ओपनिंग है स्फिंक्टर का, ये ओपनिंग ये कार्डियक पार्ट में आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, ये है द फंडस। और इसके बाद यहाँ पे कार्डियक पार्ट आ गया, तो द कार्डियक रिसीव्स द फूड फ्रॉम ईसोफेगस। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर रखना है अपने दिमाग में। तो अब हमारा फूड आ गया स्टोमक में, स्टोमक में अब क्या होने वाला है उस फूड के साथ, अब देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में कि स्टोमक में क्या होने वाला है। स्टोमक के जो वाल्स हैं, स्टोमक का जो ये सारा वाल्स है ना, इन वाल्स में 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इस स्टोमक वाल में 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, हम लोग ग्लैंड्स ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे ये वाला ग्लैंड, अभी हम लोग इसको डिटेल कर लेंगे क्योंकि स्टोमक हम लोग को कंप्लीट करना है। तो स्टोमक में क्या मौजूद है, स्टोमक में 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स मौजूद है। ट्यूब्यूलर मीन्स मतलब कि वो ऐसे ऐसे पाइप के समान मौजूद हैं, 3 हैं। ठीक है, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स हैं। ठीक है, 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स हैं, जिसे हम लोग क्या नाम दिए, उन ग्लैंड्स को हम लोग जो ऐसे ऐसे करके ग्लैंड्स मौजूद है इसके वाल्स पे, इसे हम लोग नाम देंगे द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कंटेन किए रहते हैं उसको भी थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपने अंदर से एक मटेरियल सेक्रेट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, क्या मटेरियल सेक्रेट किया, गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस अपने अंदर 3 टर्म्स को कंटेन किए रहता है। ठीक है, अच्छा, स्टोमक के बारे में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़े कि वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है, वो उसका 3 पार्ट्स है, दैट इज फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरस। उसमें जो कार्डियक पार्ट है वो फूड को रिसीव करता है। ठीक है, इट हैज़ 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स दैट आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दैट सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। यहाँ तक सबको क्लियर है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, अब गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन किए हुए देखिए, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 टर्म्स, नंबर 1 HCl, नंबर 2 पेप्सिन एंड द नंबर 3 दैट इज म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। तो ये तीनों टर्म्स क्या हैं और क्या काम करते हैं बताती हूँ। ठीक है, ये 3 टर्म्स से कई बार इसका क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग एकदम क्लियरली इसको समझिएगा और एकदम अच्छे से समझ के इसको लर्न कीजिएगा टॉपिक को। देखिए, ये 3 टर्म्स मौजूद हैं इसके गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक जूस में क्या काम करते हैं ये तीनों थिंग्स, ये तीनों ही थिंग्स हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तीनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये तीनों, सबसे पहला HCl, आप लोग सोचेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे अंदर होता
है, लेकिन ऐसा है, रहना भी उसका जरूरी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, क्यों जरूरी है वो भी बता दूं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए उसे एसिडिक फ्लेवर देना जरूरी होता है। ठीक है, उसका दो काम है। एक्चुअली में HCl का हमारे बॉडी में दो वर्क्स हैं। ठीक है, क्या क्या वर्क्स हैं उसे देख लेते हैं। HCl, इसका हमारे बॉडी में दो वर्क्स हैं। क्या क्या वर्क्स हैं? सबसे फर्स्ट जो फूड हमारे बॉडी में स्लाइटली डाइजेस्टेड आ रहा है, कहाँ से? माउथ से जो आ रहा है, उसको एसिडिक फॉर्मेशन देना। ठीक है, टू फॉर्म द फूड एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सॉरी, टू कन्वर्ट द फूड एसिडिक इन नेचर, ताकि वो जल्दी से जल्दी पच सके, बहुत आसानी से पच सके। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका क्या है HCl का? दूसरा फंक्शन है कि हम लोग अगर कुछ खाते पीते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि वो एकदम प्योर फूड है, एकदम शुद्ध फूड है, मतलब उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ रहते हैं। इवन मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो भी मेरे माउथ में इम्प्योरिटीज़ जा रही हैं। ठीक है, वो इम्प्योरिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। अभी कुछ दिनों पहले हवा में वायरस है, ऐसा भी चर्चा में आया था, तो वो वायरस हवा में रह भी सकता है, वो वायरस मेरे माउथ में भी जा सकता है इजीली। मैं बातें कर रही हूँ तब भी जा सकता है मेरे माउथ में। लेकिन ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को आराम से कौन डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है? उन्हें हेल्प करता है द HCl। ठीक है, वो इन इम्प्योरिटीज़ को आगे जाने ही नहीं देता है, हमारे स्टोमक में ही उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो दूसरा फंक्शन इसका क्या है? टू डिस्ट्रॉयज द pathogens, that is bacteria, virus, etc. in the stomach, present in the food। ठीक है, तो क्या क्या दो काम किया HCl? एक तो एसिडिक बनाया फूड को, और दूसरी बात बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को खत्म करने का काम कर रहा है। तो इसलिए हमारे बॉडी को तो HCl की जरूरत है। तो वो HCl कहाँ से प्रोड्यूस होता है? द गैस्ट्रिक जूस में रहता है वो HCl। ठीक है, हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। दूसरा थिंग है द पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेप्सिन इज एक्चुअली में पेप्सिन इज एन एंजाइम इन विच द पेप्सिनोजेन इज वर्क्स। ठीक है, एक्चुअली में पेप्सिन है क्या? पेप्सिन इज एन एंजाइम। जब हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग को कुछ एंजाइम्स का नाम लर्न करना पड़ेगा। तो पेप्सिन इज एक्चुअली एन एंजाइम। ठीक है, एंजाइम है जो क्या काम करता है? वो काम करता है कि मतलब फूड मटेरियल को, कौन से फूड मटेरियल को? द प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ना कि उस प्रोटीन के साथ वो मिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं है। पेप्सिन इज एन एंजाइम टॉपिक आप लोगों को कई बार मिलने वाला है। क्या है एंजाइम? एंजाइम हमारे बॉडी में क्यों है मौजूद? ठीक है, क्यों मौजूद है? क्योंकि ये एक कैटलिस्ट का वर्क करता है। आप लोग अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में, मतलब फिजिकल साइंस में भी पढ़े होंगे कैटलिस्ट के बारे में, कि कैटलिस्ट होता क्या, वो करता क्या। वो बस किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रासायनिक केमिकल प्रोसेस में भाग लेकर के उस प्रोसेस की दर को घटाता या बढ़ाता है। ठीक है, अपने आप में वो कुछ भी चेंज नहीं लाता है। तो यही काम इस एंजाइम का भी है। एंजाइम इज कहा जाता है कि एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एक्चुअली में मैंने इस एंजाइम का नाम पहले भी लिया था, लेकिन ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वाला टॉपिक आप लोगों को नहीं बताया था। दैट इज सेलिवरी एमाइलेज। याद कीजिएगा आप लोग, हम लोग जब माउथ का डाइजेशन पढ़ रहे थे, माउथ वाला डाइजेशन, तब वहाँ पे भी एक एंजाइम था जिसको हम लोग सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, वो सेलिवरी एमाइलेज किसका पाचन कर रहा था? वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज स्टार्च का पाचन माल्टोज में कर रहा था। ठीक है, सेलिवरी एमाइलेज वो भी एंजाइम था, और यहाँ भी एंजाइम है। यहाँ पे जो दूसरा एंजाइम हमारे पास आ रहा है वो है द पेप्सिन। पेप्सिन का वर्क क्या है? टू डाइजेस्ट, टू हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ठीक है,
प्रोटीन मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन भी हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, लेकिन अब और भी तो बचा मटेरियल, हमारा फैट्स भी बचा हुआ है अभी, और ऐसा तो जरूरी नहीं कि ये कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो गया है, अभी स्लाइटली डाइजेशन हुआ है। ठीक है, स्लाइट डाइजेशन हुआ है। तो ये हो गया था पेप्सिन का वर्क। पेप्सिन कहाँ पे वर्क करता है? पेप्सिन करता है वर्क इन द स्टोमक। ठीक है, पेप्सिन किस पे वर्क करता है? तो वो पेप्सिन प्रोटीन पर वर्क करता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटीन है वो यहाँ भी पचता है, वहाँ भी पचता है, तो बताइए कि यहाँ पे और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मतलब आप लोग आगे भी पढ़ेंगे कि वहाँ भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है। मैंने अभी आप लोग को बताया कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्लाइट डाइजेशन होता है, तो इसका आगे भी पाचन होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं द म्यूकस। म्यूकस का वर्क क्या है? म्यूकस एक तरह से ल्यूब्रिकेंट का वर्क करता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट मतलब अंदर से सतह को क्या बोलते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करना। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट का मतलब अंदर से सतह को सेफ्टी प्रोवाइड करना। ल्यूब्रिकेंट हम लोग जनरली वैसलीन वगैरह को कहते हैं, वो ल्यूब्रिकेंट का वर्क करता है। क्या करता है? वो हम लोग की सतह को मतलब एक परत चढ़ा देता है, जिससे कि किसी तरह का हमारे स्किन को हार्म ना पहुंच पाए। ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये म्यूकस भी एक तरह से इंटरनल वॉल्स को ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरनल वॉल्स किसका? इंटरनल वॉल्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक में क्योंकि ये मौजूद है, इसलिए स्टोमक के इंटरनल वॉल्स को सेफ्टी, इंटरनल वॉल्स ऑफ स्टोमक कैन बी सेफ फ्रॉम इट्स ओन सेक्रेशन ऑफ HCl। ठीक है, इसका जो ओन सेक्रेशन HCl है उससे वो स्टोमक वाल्स को बचाने का काम करता है, ताकि वो जल ना जाए, मतलब कि HCl के हार्ड इफेक्ट से वो मतलब किसी तरह से हार्म उसको ना पहुंच पाए। ठीक है, तो इस तरह से ये ल्यूब्रिकेंट का वर्क करता है। कौन? म्यूकस वर्क करता है ल्यूब्रिकेंट का। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है हमें पढ़ने के लिए। अब हम लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल अच्छे से समझ लें। स्टोमक का पार्ट, स्टोमक में 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स मौजूद होते हैं स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस में, द HCl, द पेप्सिन एंड द म्यूकस। उसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। HCl का फंक्शन आप लोग देख चुके हैं, पेप्सिन का फंक्शन देख चुके हैं, म्यूकस का फंक्शन देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद फूड हमारा क्या होगा? ये फूड हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। कहाँ जाएगा ये फूड? आगे की ओर। जब ये स्टोमक हमारा ऐसा था, यहाँ पे फूड हमारा आया, फूड हमारा कौन से पार्ट में है? द कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक में आया। उसके बाद वो फूड हमारा आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर वर्क्स हो रहे हैं तरह तरह के। उसके बाद वो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फिर आगे बढ़ेगा। कहाँ आगे बढ़ेगा? वो आगे बढ़ करके जाएगा द स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का द फर्स्ट पार्ट, जिसे हम लोग सी शेप्ड ऑर्गन कहते हैं। ये देखें, दिस वन इज द सी शेप्ड ऑर्गन, इसको कहते हैं द ड्यूडीनम। ठीक है, द ड्यूडीनम। यहाँ ड्यूडीनम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से जब स्टोमक से फूड मटेरियल हमारा आगे बढ़ेगा तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? क्या यहाँ पे वाल्व होगा या यहाँ पे स्फिंक्चर मसल होगा? क्या आंसर हो सकता है इसका? यहाँ पे स्फिंक्चर मसल होगा। ठीक है, यहाँ वाल्व नहीं होता है। एक्चुअली में क्या बात है कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही जगह वाल्व मौजूद होता है। ठीक है, एक ही जगह उसे यूनिडायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है फूड मटेरियल को। ठीक है, उसे और कहीं भी यूनिडायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्चर मसल है जो कि फूड को स्टोमक से ड्यूडीनम में भेजेगा। ठीक है, ड्यूडीनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग इसको लास्टली कंप्लीट करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। और इतना आप, मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।